अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम अपने इन व्लॉग्स में आपको मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से लम्हा बलम्हा आगाह करते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से आज तक इसराइल की जानिब से गज़ा के मासूम शहरियों के ऊपर जो आग व खून की बरसात हो रही है, इसके नतीजे में जो तबाही वहाँ पर फैल रही है, उसके हवाले से हमने कभी कहीं कोताही नहीं की। हमने कोशिश की कि लम्हा बलम्हा की रिपोर्ट आप तक पहुंचाया जाए। एक एक जबर, एक एक जुल्म, एक एक ज़्यादती का हिसाब हमने लिख लिख के आपको बताने की कोशिश की कि जो हमारी उम्मत मुस्लिमा है वो कम से कम इस चीज़ को नोट कर ले कि किस हद तक इसराइल जो है वो मुस्लिम उम्मा के इस एक छोटे से सेगमेंट को जो कि बैतुल मक़दस और उसके एतराफ़ में है, उनके ऊपर इसराइल की जाने से किस हद तक आग व खून की बारिश की जाती है। ये मासूम बच्चे, ख़वातीन और बुज़ुर्ग इसराइल की जो हमले हैं उसमें शहीद होते जा रहे हैं। अब तक जो 7 अक्टूबर से अब तक 1 लाख से ज़ायद जो आम शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं। गज़ा तबाह व बर्बाद हो चुका है। 1.5 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। उसमें मेजॉरिटी इन लोगों की है जो कि उम्र भर के लिए वो नाकारा हो चुके हैं, वो माजूर हो चुके हैं। इसके बाद वहाँ पर गज़ा के अंदर जो खुराक है उसकी कमी है, बिल्कुल एक भूख और अफलास की कैफियत है। और इसराइल जो है वो मुसलसल इस भूख के हथियार को भी इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ वो बमों का इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पर भूख के हथियार को भी इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वहाँ के अवाम के ऊपर जो है जुल्म व बर्बरियत का जो अपनी एक मिसाल है उसको कायम कर सके, अपने रिकॉर्ड को और इजाफा कर सके। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी इसराइल की जानिब से गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी रहा। ख़ास तौर पर गुज़श्ता रात भर इसराइल ने मुतअद्दिद हमले किए, रात भर जुल्म व जबर बर्बरियत का सिलसिला जारी रहा। जबालिया में हॉस्पिटल्स पर हमले किए गए, खान यूनिस में हमला किया गया, गज़ा सिटी के ऊपर हमला किया गया, जिसमें के नतीजे में मज़ीद 104 अफराद से जीने का हक़ इसराइल ने छीन लिया और 100 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल्स में पहुंचा। वो ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर ना तो इनको इलाज मुआलजे की कोई सहूलत हासिल है, बस ये है कि एक आसरा है कि वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे होते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनके ज़ख्म थोड़ा किसी हद तक सिए जा सके। लेकिन इसराइल जो है इन हॉस्पिटल्स के ऊपर भी हमले कर रहा है। गुज़श्ता ये जो एक हफ़्ते के दौरान मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के ऊपर जो हमले किए गए, उसके नतीजे में हम आपको बताते रहे हैं कि इसराइल के हमलों में कितने अफराद शहीद हो चुके हैं। यूरोपियन हॉस्पिटल की ही मिसाल लीजिए, जहाँ पर अबू उबैदा की मौजूदगी और मोहम्मद सिनवार की मौजूदगी का बहाना करके वहाँ पर जो आग व खून की बारिश की गई थी, उसके नतीजे में वहाँ पर दर्जनों अफराद वहाँ पर भी शहीद हो चुके थे। इसके अलावा अमेरिका जो है वो एक तरफ कह रहा कि मैं गज़ा के अंदर जंग बंद करना चाह रहा हूँ, दुनिया में अमन लाना चाह रहा हूँ। अभी जो है ट्रम्प ने अपने अरब दोस्तों के साथ मुलाकातें की हैं, अरब दोस्तों के पास गए हैं, उनसे बड़ी रकम भी समेटी है, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी लेके गए हैं। लेकिन साथ साथ उनके अपने देश में बैठते हुए उन्होंने कहा कि हम गज़ा वालों को वहाँ से निकाल बाहर करेंगे, हम एक आज़ाद इलाका यहाँ पर बनाएंगे। अभी ये जो इतलात आ रही हैं अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अमरीकी एक जो क़यादत है, एक साबिक़ अमरीकी एहलकार के हवाले से ये खबर सामने आई है कि अमेरिका जो है 10 लाख से ज़ायद जो फ़लस्तीनी है उनको लीबिया मुंतकिल करना चाहता है। अब लीबिया आपको पता है वार रियासत है, जहाँ पर मुअम्मर कज़ाफ़ी की हलाकत के बाद से जो सूरत हाल वहाँ पर है उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है। अब उनकी जो मजबूरियाँ हैं लीबिया के जो वहाँ पर जो फैक्शंस बने हुए हैं उनके जो मजबूरियाँ हैं, उनके मसाइल, उनसे फ़ायदा उठाकर उनके साथ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बातचीत में मसरूफ़ है और उनके जो कुछ मुंजमद असासे हैं उनको बहाल करने का झांसा देकर उनसे वहाँ पर कोई जगह लिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि गज़ा वालों को वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से उनका ये प्लान जो है वो इब्तदाई तौर पर सामने आ गया है। लेकिन गज़ा के जो शहरी हैं वो किसी सूरत अपने शहर को, अपने इलाके को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने देखा कि कुछ दिनों की जो जंग बंदी हुई थी उसके बाद उस दौरान ही आपने देखा कि लाखों जो शहरी थे जो कि गज़ा छोड़ के आगे मुख्तलिफ़ इलाकों में चले गए थे, वो वापस आ गए थे और अपने इन मलबे तले
اپنے جو ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے مکانوں کے قریب انہوں نے ٹینٹ لگا کے وہاں پر اپنی رہائش اختیار کی تھی، گو کہ اب ان ٹینٹوں کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ مسلسل حملے کر رہا ہے اور ان کو شہید کر رہا ہے۔ دوسری طرف ابھی جو بیت اللہیہ کے علاقے میں جو ایک کارروائی کی گئی ہے، زمینی کارروائی اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی، جس کے نتیجے میں وہاں سے ہزاروں افراد جو ہیں وہ دوبارہ سے نقل مکانی کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ اور پھر جہاد اسلامی وغیرہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جو حملے ہیں ان کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب جو گاد لگا کر جو حملے کیے جا رہے ہیں اس میں اسرائیلی فورسز کو بھی کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ جو گراؤنڈ آپریشن کا آغاز کیا ہے اس دوران ان جو تنظیمیں جو ہے وہ مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کے جو مجاہدین ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا موقع ملا ہے کہ وہ گاد لگا کر ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اسرائیلی فورسز کے اوپر، جس کے نتیجے میں وہاں پر ان کی بھی جانی نقصانات کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ ابھی ایک بڑی کارروائی خان یونس کے علاقے سے سامنے آئی ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل کی فورسز کو بہت زیادہ نقصانات ہوا ہے۔ ہلاکتیں کتنی ہیں اس کے حوالے سے ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اسرائیل کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں، اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہاں سے اپنے ہلاک اور زخمیوں کو منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو ابتدائی جب ہم یہ ولاگ آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو کچھ اطلاعات جو ہیں وہ عرب میڈیا کے اندر اور پھر اسرائیل کے سے ریلیٹڈ جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں ان کے اندر یہ سٹوریز آنا شروع ہو گئی تھی، ویجولز بڑے شوکنگ قسم کے نظر آ رہے تھے، لیکن وہاں سے ہلاکتوں کی اطلاعات ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔ آنے والے وقت میں اس حوالے سے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مسئلے کے اوپر، فلسطین کے خاص طور پر جو دو ریاستی حل ہے اس حوالے سے ایک کانفرنس جو ہو رہی ہے وہ 17 سے 20 جون کو ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں سعودی عرب اور فرانس، اور اس حوالے سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ بڑی اہم قسم کی وہاں پر بات چیت ہوگی، لیکن فرانس کے جو صدر ہیں میکرون صاحب، انہوں نے اسرائیل کی وزیراعظم کو ایک بار پھر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جو انسانی بحران ہے اس کے تمام تر ذمہ داری بنجامن نیتن یاہو کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور بنجامن نیتن یاہو کا یہ اقدام جو ہے وہ کسی صورت ناقابل قبول ہے۔ جلد امریکی صدر اور نیتن یاہو سے انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا، اور یہ جو انہوں نے وہاں پر جو ظلم و جور کا سلسلہ شروع کیا ہوا اس کو بند کرنے کے اوپر میں بات کروں گا۔ اب امریکہ اور نیتن یاہو دونوں سے وہ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ ہم نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ نیتن یاہو نے کل اپنا جو بیان دیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ جو میکرون ہے وہ جو ہے وہ خواہ مخواہ میں حماس کے حمایت کر رہا اور غزہ کے لوگوں کی حمایت کر رہا۔ انہوں نے بھی ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اب اگر میکرون نیتن یاہو سے اگر کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نیتن یاہو کا کیا رسپانس ہوگا یہ مجھے کلیئر نہیں ہے، کیونکہ نیتن یاہو پہلے ہی غصے میں بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ میکرون کی جو بیانات ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ ذرا پرو فلسطینینز آ رہا ہے۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات، ایک تو میکرون ہے، دوسری طرف متحدہ عرب امارات ہے۔ آپ اندازہ لگائیں متحدہ عرب امارات کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے فوکس نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنا ضروری ہے اور رہا کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حماس کو غزہ سے الگ دینا بہت ضروری ہے، الگ کر دینا بہت ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک طرف میکرون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے جو شہری ہیں ان کے مسائل کا ذمہ دار جو ہے وہ نیتن یاہو ہے، اور ادھر متحدہ عرب امارات کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس ان کا ذمہ دار ہے کہ اس کو غیر فعال کرنا پڑے گا، اس کو غزہ سے نکالنا پڑے گا۔ نیتن یاہو نے بھی دھمکیاں دی ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو حماس کے اوپر جتنے حملے کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یمن کے اوپر بھی حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ یمن پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ یمن پر گزشتہ روز جو حملے کیے گئے اس میں راس العصا کا جو بندرگاہ ہے، الحدیدہ ہے، اور السلیف کے بندرگاہ پر شدید حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پر بڑی تباہی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ نیتن یاہو نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ ہم یمن پر شدید حملے کریں گے، اور اب ہمارے جو ہاتھ ہیں ان کے بڑے رہنماؤں تک پہنچنے والے ہیں حوثیوں کے پیچھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر کہا کہ ایران ہے اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جو کچھ حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا ہے، اسماعیل ہنیہ کے ساتھ کیا ہے، محمد سنوار کے ساتھ کیا اور محمد زیب کے ساتھ کیا ہے،
वही हम अनकरीब अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी के साथ यमन में करने वाले हैं, जबकि यमन के जो तहरीक अंसारुल्लाह के फोर्सेस है उन्होंने कहा कि ये आपके बस की बात नहीं है, अगर करना ही होता तो अमेरिका कर चुका होता। अमेरिका ने इतने हमले किए हैं, इतने खरबों डॉलर उन्होंने रेड सी के अंदर ज़ाया कर दिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं बनी कि वो बदरुद्दीन हौसी को तबाह कर सके। तो आपकी क्या हिम्मत है? उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर एक बड़ा हमला करके ये जवाब भी दिया, और साथ साथ जनरल यहया सरी ने कहा कि आपके बयानात का जवाब यही है कि हमने आपके बेन गुरियन एयरपोर्ट को तबाह कर दिया है और आपको कामयाबी से हिट किया है, और आपकी बस में है तो हमारे मिसाइलों को, हाइपरसोनिक मिसाइल जो फ़लस्तीन 2 है उनको रोक के दिखाएं। ये आपकी बस की बात नहीं है, ये अमेरिका नहीं रोक सका है तो आप कहाँ हमें रोक लेंगे? 11 दिन पहले जो सना के एयरपोर्ट को तबाह बर्बाद किया था इसराइल ने हमले करके, उसके बाद जो सना की जो हुकाम है हौसी फोर्सेस ने बिल्कुल 11 दिनों के अंदर अंदर इस एयरपोर्ट को दोबारा से रेनोवेट करके सेट करके आज जो है वो पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट ने बाकायदा सना के एयरपोर्ट पर लैंड भी कर दिया है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो इस इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का वहाँ पर लैंड करना, ये दुनिया को बताने के लिए काफ़ी है कि जो यमन की जो फोर्सेस है, यमन की जो हुकूमत है, वो किसी हद तक किसी तौर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सिर्फ 11 दिन के अंदर इतनी बड़ी तबाही का खात्मा करके वहाँ पर इस एयरपोर्ट को इस काबिल बनाया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो दोबारा से रिज्यूम हो सके। मारूफ अमरीकी माहिर माशियात हैं प्रोफेसर जेफरी साक्स, उन्होंने एक बड़ा अहम किस्म का इंकशाफ किया जो कि आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर नेतन्याहू के हवाले से। वो कहते हैं कि नेतन्याहू जो है वो 21वीं सदी के सबसे बड़े तबाहकुन हुक्मरान है। उन्होंने ये उनको बयान दिया, उसकी वजह उन्होंने आगे बताई है कि वो कह रहे हैं कि उसने 20 साल तक अमरीकी खारजा पॉलिसी चलाई और हमें खरबों डॉलर का नुकसान भी पहुंचाया। वो कहते हैं कि इजराइल अमेरिका को इस तरह इस्तेमाल कर रहा जैसे हमारी फ़ौज उसके हाथ में हो, और वो कहते हैं कि अमलन ऐसा ही है कि हमारी फ़ौज वाकई उसके हाथ में है। हमारी फ़ौज को यानी अमेरिका की फ़ौज को वो जैसे चाहे इस्तेमाल करता है और नेतन्याहू के हाथ में हमारी फ़ौज है। ये जो ट्रम्प जो है वो पीछे से फुदक रहा होता है, उसका कोई बस नहीं चल रहा होता, ऐसा ही है। दरअसल नेतन्याहू अमरीकी फ़ौज को भी चला रहा, नेतन्याहू जो है वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी को भी चलाता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा बयान है जेफरी साहब की, और उन्होंने आंखें दिखाने के लिए, आंखें खोलने के लिए उनका ये बयान काफ़ी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अभी कुछ देर पहले जो इसातिज़ा हैं ईरान के, उनके साथ एक मुलाकात की है, और उस मुलाकात के दौरान एक बात की है खासतौर पर ट्रम्प के हवाले से। उन्होंने कहा कि ट्रम्प जब ये बात करता है कि मैं दुनिया में अमन लाना चाहता हूं, तो वो कह रहा है कि ये बहुत झूठा आदमी है, झूठ बोलता है, ये कभी अमन लाने के लिए तैयार नहीं है, इसका मकसद ही जंग करना है, इसके मकसद ही तबाही है, और अमेरिका को उन्होंने कहा कि इस खित्ते से जाना होगा। बहरहाल ये है तमाम तर सनारियो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से। जनूबी एशिया की सूरत हाल अभी भी गंभीर है, कशीदगी कम हो गई है, लेकिन दोनों तरफ जो है वो जंगी जो तैयारियां हैं वो जारी हैं, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की इंतज़ामिया की तरफ से जिस तरीके के बयानात सामने आ रही है, उससे ये लगता है कि ये जो अभी जो थोड़ा सा अमन का जो वक्फा है वो सिर्फ टी ब्रेक है, और इस टी ब्रेक के दौरान जंगी तैयारियां फुली की जा रही हैं। वहाँ पर जो नज़र आ रहा है भारत के अंदर, वहाँ पर एक तो जो जिस तरीके से उनकी जो अवाम के अंदर जो उनकी सुबकी हुई है उसको एक न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ दोबारा से जंगी तैयारियां की जा रही हैं ताकि एक कोई जवाब देके अपने अवाम को दोबारा से मुतमिन किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भरपूर तैयारियां जारी हैं, और पाकिस्तान की जानिब से क्लियर कर दिया गया है कि हम पहले से विजिलेंट बैठे हुए हैं और पहले से तैयार बैठे हुए हैं, अपने अहदाफ को लॉक करके बैठे हुए हैं। अगर मोदी ने कोई मिस एडवेंचर किया तो हमारा जवाब फौरी और डिसाइसिव होगा, और उसमें जो तबाही होगी उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ साथ भारत के ऊपर भी होगी। बहरहाल इस हवाले से भी तमाम तर जो सूरत हाल है उसके पर हमारी नज़र है। इंशाल्लाह जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।